नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से लेबरेंथ एकेडमी पर स्वागत है। हम सभी कल जो 6th क्लास का 4th चैप्टर है पौधों को जानिए, उसकी पहली क्लास हमने कंप्लीट करी थी। अब हम उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हुए आज इस क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कल देखा था कि हम अधिकांश पौधों को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, वो है शाक, झाड़ी और वृक्ष। अधिकांश पौधों को हम इन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर शाक की बात करें, हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं, उनको हम शाक मानते हैं। और झाड़ी वाले होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएं तने के आधार से निकलती है। तना कठोर तो होता है लेकिन ज्यादा कठोर नहीं होता, ज्यादा मोटा नहीं होता है, तब उन्हें हम बोलते हैं झाड़ी। तीसरा होता है वृक्ष। बहुत ऊंचे होते हैं, तने सुदृढ़ एवं घेरे होते हैं, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, हम उन्हें बोलते हैं वृक्ष। उसके बाद में थी विसर्पी लताएं। ऐसी लताएं जो कि जिनका तना मजबूत नहीं होता और वो खड़ी नहीं हो सकती, सीधे खड़े नहीं हो सकती, ऐसी जो लताएं होती हैं हम उन्हें बोलते हैं विसर्पी लताएं। कुछ लताएं होती है जिनको सहारा मिलने पर वो ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती है, इसे हम बोलते हैं आरोही लता। इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में बात करने लगे। हमने देखा कि तने का जो मुख्य कार्य था वो था जल का संवहन करना। जल के साथ में हमने देखा था कि जो लाल शाही थी वो भी ऊपर गई थी, जिसके आधार पर हमने ये कह दिया था कि पौधा है वो जल में उपस्थित है, खनिजों को भी पत्तियों तक पहुंचाता है जल के साथ में। जो हमारा अगला टॉपिक था वो था पत्तियों वाला। पत्तियों में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी भाई। जिस भाग से वो तने से जुड़ी हुई होती है उसे हम बोलते हैं पर्णवृंत। और जो पत्ती का हरा भाग होता है, चपटा चपटा हरा भाग होता है, हम उसे बोलते हैं फलक। चपटा हरा भाग हम उसे क्या बोलते हैं? फलक नाम देते हैं हम। शेरा, शीरा की अगर बात की जाए, शीरा थी वो रेखित संरचना थी। पत्ती के ऊपर आप सभी ने रेखित संरचनाएं देखी है, इन रेखित संरचनाओं को हम शिराएं बोलते हैं। और जो मध्य शिरा होती है वो उसके बीच में एक मोटी शिरा होती है, उसे हम बोलते हैं मध्य शिरा। तो इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके पश्चात में हमने देखा था कि शिराओं के जो विन्यास भी होते हैं, एक तो जालिका रूपी विन्यास था, एक था समांतर विन्यास। जालिका रूपी विन्यास था। शिरा विन्यास में यदि मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो हम इसे शिरा विन्यास को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। और अगर जो शिराएं हैं वो समांतर स्थिति में होती हो तो तब हम इसे समांतर विन्यास कहते हैं। उसके पश्चात हमने देखा था जो वाष्प उत्सर्जन था वो होता है पत्तियों में। और जो पत्तियां अपना भोजन बनाती है वो प्रकाश और एक हरे रंग की पदार्थ होता है क्लोरोफिल नाम का, उसकी उपस्थिति में बनाती है। इसके लिए जल एवं CO2 का उपयोग करती है और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करती है, निष्कासित करती है। और जो पत्तियां भोजन बनाती है वो अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है जड़। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है। जड़ें होती है ये मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्तरक कहा जाता है। मिट्टी में हम इन्हें जड़ों को पौधों का स्तरक बोलते हैं, जड़ों को। अब जड़ों के महत्व को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप पौधों को नियमित रूप से जल देते रहें, लेकिन अगर एक जो पौधा है उसमें जड़ नहीं है, दूसरे में जड़ है, तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि कौन सा पौधे का विकास होगा। जो जड़ वाला पौधा है उसी का विकास संभव होगा, जो जिस पौधे में जड़ नहीं है उसका विकास संभव नहीं है। अगर आप पौधों को नियमित रूप से जल देते हैं तो पौधों का विकास सुनिश्चित होता है। अब जड़ों की बात की जाए तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़। अगर मूसला जड़ की बात करें तो इनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि एक तो मुख्य जड़ है इस प्रकार से, ये तो हो गई इसकी जो मूसला जड़ है, इनकी मुख्य जड़ है उसको मूसला जड़ बोल देंगे। और साथ में जो ये पार्श्व में छोटी छोटी जड़ें निकली हुई दिख रही है आपको, इन्हें हम बोलते हैं पार्श्व जड़। अब दूसरी होती है रेशेदार जड़। ऐसे पौधे जिनमें रेशेदार जड़ होती है, समान जड़ वाले पौधों में कोई मुख्य जड़ें नहीं होती है। जो रेशेदार जड़ वाला पौधा होता है उसमें कोई भी मुख्य जड़
नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें हम जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो इनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, ये सारी जड़ें एक समान ही दिखाई देती है। इनको एक दूसरा नाम जकड़ा जड़ है, इसके नाम से भी जाना जाता है। जो मूसला जड़ होती है उसमें एक मुख्य जड़ होती है जिसे हम मूसला जड़ बोलेंगे, और जो छोटी जड़ें होती है हम उन्हें बोलेंगे पार्श्व जड़। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक जो तना है वो दो तरफा मारक की तरह कार्य करता है। इस पौधे में हम जो चित्र है इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो जड़ें हैं, ये जड़ें क्या करेगी, मिट्टी से जल का अवशोषण करेगी। मिट्टी से जल का अवशोषण करेगी तो ये जल और खनिज है, इनको ये तना है ये पत्तियों तक पहुंचाएगा। तो तना है ये पत्तियों तक पहुंचाएगा, जल प्लस खनिज लवण खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाएगा। पत्तियां होगी ये भोजन का संश्लेषण करेगी, उसके पश्चात में पत्तियां उसके पश्चात में भोजन का संश्लेषण करेगी। पत्तियां भोजन का संश्लेषण कैसे करती है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। उसके पश्चात में जो भोजन का संश्लेषण करने के पश्चात जो भोजन होगा उससे तना जो संपूर्ण पौधा है इसके विभिन्न भागों में संग्रहित करता है। तने से होकर जो पौधे के विभिन्न भाग है वहां पर भोजन है वो संग्रहित हो जाता है। अब कई बार हम देखते हैं कि जो भोजन होता है ये जड़ों में संग्रहित होता है, जो भोजन होता है वो जड़ों में संग्रहित हो जाता है। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गई, शकरकंद हो गया, शलजम हो गया। उसके साथ में आपको टेपियो का नाम का पौधा है, इसका भी याद रखना है। इसको हम दूसरी भाषा में कसावा, युक्का और कप्पा नाम से भी जानते हैं। ये टेपियो का चित्र है। तो अब आपने यहाँ पर ये समझ लिया है कि जो एक तना होता है पौधे में ये दो तरफा मार्ग होता है। एक तो ये जो जड़ों के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है इसको संपूर्ण पौधे में पहुंचाता है। उसके पश्चात में जो पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है उस भोजन को ये पौधे के संपूर्ण भागों में पहुंचाता है, विभिन्न भागों में पहुंचाकर संग्रहित हो जाता है। तो तना दो तरफा मार्ग की तरह काम करता है, जल प्लस खनिज लवण को ऊपर की तरफ भेजता है और भोजन को इससे होकर विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है पुष्प। पुष्प में अगर बात करें तो खिला हुआ अगर पुष्प होता है उसका जो प्रमुख भाग होता है ये होता है इसकी पंखुड़ियां। पुष्प की पंखुड़ियां होती है वो खुले हुए पुष्प का इसका मुख्य भाग होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पंखुड़ियां हैं, एक फूल दे रखा गुलाब का, इसकी जो ये मुख्य भाग है। विभिन्न पुष्प होते हैं, इनकी पंखुड़ियों का रंग भी आपका अलग अलग हो सकता है। अब पुष्प कली की बात करें, पुष्प कली वो स्थिति होती है जब बाह्य दल होता है पुष्प को घेरे हुए स्थिति में होता है। इस प्रकार से पुष्प की कली में आप देख सकते हैं कि जो ये बाह्य दल है ये इसका मुख्य भाग होता है। पुष्प कली का जो प्रमुख भाग होता है ये बाह्य दल होता है। ये एक पत्ती के समान दिखाई देता है, ये आपको एक छोटी पत्ती के समान दिखाई देगा। तो पुष्प कली में इसका प्रमुख भाग हो जाएगा इसका बाह्य दल, और जब खुला हुआ पुष्प होगा, खिला हुआ पुष्प होगा, उस समय उसका जो प्रमुख भाग होगा वो होगा उसकी पंखुड़ियां। आप यहाँ पर देख सकते हैं खुले हुए खिले हुए फूल और एक कली भी यहाँ पर उपस्थित है। धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उनका आप स्पष्ट रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ये एक धतूरे का फूल है, इसको जब आप लंबाई में काटेंगे, जब आप इसको लंबाई में काटेंगे तब आप इसके आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो पुष्प के आंतरिक अंग होते हैं उनमें होता है स्त्री केसर और पुंकेसर। अब हम स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में जानने की देखते हैं किस प्रकार से ये स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। सबसे पहला भाग है पुंकेसर। पुंकेसर होता है ये पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर होता है ये पुष्प का नर भाग होता है। आपको यहाँ पर इस चित्र के अंदर दिख रहा है जो ये पीली पीली संरचनाएं दिख रही है आपको ऊपर ऊपर से इस प्रकार से, ये पीली संरचनाएं हैं, ये है पुंकेसर। और जो उनके ऊपर आपको ये संरचना दिख रही है इसे हम बोलते हैं परागकोश। इसके ऊपर आपको ये संरचना जो दिख रही है इसे हम बोलते हैं परागकोश। अब जो पुंकेसर है इसके अंदर दो भाग होते हैं इसके, एक तो होता है पुतंतु या तंतु बोल दीजिए इसे, और दूसरा होता है परागकोश। जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसे तो हम बोलते हैं परागकोश, और जो ये नीचे की संरचना है इसे हम बोलते हैं तंतु या पुतंतु। इसके पश्चात जो हमारा दूसरा आंतरिक भाग है पुष्प का वो है स्त्री केसर। ये दूसरा भाग का क्या नाम है? स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम स्त्री केसर के नाम से
जानते हैं या स्त्री केसर कहते हैं। इसे पूरी तरह से देखने के लिए पुंकेसर को हम हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक हरी हरी संरचना ये दिख रही होगी, ये है वो स्त्री केसर। इस स्त्री केसर को हमने अलग से चित्र में यहाँ पर ले लिया है। अब स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है वर्तिका ग्रह। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका ग्रह ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, तीनों किस प्रकार से हैं। सबसे पहला भाग हमारा है अंडाशय। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है, हम उसे अंडाशय कहते हैं। अब अंडाशय का अध्ययन करने के लिए हम स्त्री केसर को 2 तरीके से काट सकते हैं। एक तो हो सकता है कि अनुदैर्ध्य काट, दूसरा है अनुप्रस्थ काट। अनुदैर्ध्य काट होता है ये लंबाई में काट होती है, और जो अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट में हम लंबवत काटते हैं। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर हमने लंबाई में काट लगाई है, तो हमें इस प्रकार से जो अंदर छोटी छोटी ये संरचनाएं दिखाई दे रही है, इन्हें हम बीजांड बोलते हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं को, गोल संरचनाओं को हम बीजांड बोलते हैं। दूसरे में जब हमने अनुप्रस्थ काट लगाई है, अनुप्रस्थ काट में बिल्कुल लंबवत काटा है, तब हमें यहाँ पर भी ये छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही है, इन्हें भी हम बोलेंगे बीजांड। तो इस प्रकार से अंडाशय का अध्ययन करने के लिए इसे आप 2 प्रकार से काट सकते हो, और इसके अंदर जो बीजांड है आप इन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। बाह्य दल हो गया, पंखुड़ी हो गई, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया। विभिन्न पुष्पों में इनकी संख्या के अंदर अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जिनमें इनमें से कुछ भाग इनके नहीं होते हैं, और कुछ पुष्पों में इनकी संख्या के अंदर भी अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के अंदर पुष्पों के जो पौधों को जानने की कोशिश की, इनके विभिन्न भागों के बारे में जाना, इनके विभिन्न कार्यों के बारे में जाना। अगले क्लास में हम इसका अगला अध्याय पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें।